नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा में हुए एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट को समझने वाले हैं। मतलब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हर बच्चे को स्कूल के दरवाजे के अंदर ले आया जाए। नहीं, असली मकसद तो ये है कि हर बच्चा महसूस करे कि वो वाकई में उस जगह का, उस क्लास का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज के हमारे टॉपिक की जड़ तक जाता है। जरा सोचिए, क्या किसी बच्चे के लिए क्लास में बस मौजूद होना ही काफी है, या फिर इससे भी ज्यादा कुछ है जो मायने रखता है? तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम देखेंगे कि सिर्फ कमरे में होना क्या था, फिर समझेंगे कि एक सच्चा स्वागत किसे कहते हैं, इसके बाद समावेशन के नियमों, सबके लिए डिजाइन करने के तरीकों और आखिर में हर बच्चे की जरूरत को पूरा करने पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस मॉडल की जो सही मायनों में समावेशी शिक्षा आने से पहले चलन में था, जिसे कहते थे इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा। देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या थी। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है समझने वाली, वो है कि जिम्मेदारी किस पर है। देखिए, एकीकृत शिक्षा यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में सारा का सारा बोझ बच्चे पर डाल दिया जाता था कि भाई तुम्हें ही सिस्टम में फिट होना है। लेकिन समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन इस पूरी सोच को पलट देती है। वो कहती है नहीं, सिस्टम को बदलना होगा ताकि वो हर बच्चे के लिए फिट हो सके। और सच मानिए, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही जरूरी बदलाव है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नया विचार है, ये सभी सीखने वालों के लिए एक ज्यादा वेलकमिंग और असरदार माहौल कैसे तैयार करता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा या लोकल आइडिया नहीं है। समावेशी शिक्षा को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। यूनेस्को जैसी संस्थाएं इसे एक प्रोएक्टिव एफर्ट मानती हैं, मतलब एक ऐसी कोशिश जो हर एक लर्नर की जरूरत तक पहुंचने के लिए की जाती है। तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। मतलब ये पक्का करना कि हर बच्चा, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसे एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले। और यहाँ पर डाइवर्सिटी यानी कि विविधता को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा जाता जिसे ठीक करना है, नहीं, बल्कि उसे एक हकीकत की तरह अपनाया जाता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये है क्या, तो अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे करता है। चलिए उन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स को तोड़कर समझते हैं जो समावेशन को मुमकिन बनाते हैं। ये टेबल बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस में कैसे लाया जाता है। जैसे कि समानता, इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाए, नहीं, बल्कि सबको सीखने का बराबर मौका मिले। गैर भेदभाव, मतलब किसी भी बच्चे को मना नहीं किया जा सकता। अभिगम्यता, जैसे स्कूल में रैंप बनाना। और सबसे जरूरी, विविधता का सम्मान, यानी ये मानना कि हर कोई अलग तरह से सीखता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इन सिद्धांतों को एक्शन में लाने के लिए टीचर्स एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, या शॉर्ट में यूडीएल। यूडीएल को आप ऐसे समझिए जैसे ये एक फ्लेक्सिबल क्लासरूम बनाने का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हो। एक ऐसा क्लासरूम जो शुरू से ही हर स्टूडेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब ये प्रॉब्लम आने का इंतज़ार नहीं करता, बल्कि पहले से ही उसके लिए तैयार रहता है। तो ये पूरा फ्रेमवर्क 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला है जानकारी को कई तरीकों से पेश करना, मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं, ऑडियो भी, वीडियो भी, प्रैक्टिकल भी। दूसरा है बच्चों को सीखने की प्रोसेस में इंगेज करने के कई तरीके खोजना, उनकी दिलचस्पी जगाना। और तीसरा है बच्चों को ये दिखाने के कई मौके देना कि उन्होंने क्या सीखा है। मतलब सिर्फ लिखकर ही क्यों, वो बोलकर, बनाकर या किसी और तरीके से भी तो बता सकते हैं ना। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स यानी CWSN के लिए असल में कैसे काम करते हैं। देखिए, CWSN एक बहुत बड़ा टर्म है। इसमें बहुत तरह की ज़रूरतें आ जाती हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी से लेकर सीखने की अलग अलग चुनौतियों तक। यहाँ तक कि जो बच्चे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को चलना फिरने में दिक्कत है, जिसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। तो समाधान क्या हो सकता है? खैर, सीढ़ियों के साथ रैंप बनाना, क्लास को ग्राउंड फ्लोर पर रखना, दरवाजे के पास बैठने की जगह देना।
और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? ये रैंप सिर्फ उस एक बच्चे की मदद नहीं करता, ये उस टीचर की भी मदद करता है जो भारी सामान ले जा रहा है, या उस पेरेंट की भी जो प्राइम लेकर आए हैं। यही तो है यूनिवर्सल डिजाइन, एक ऐसी चीज जो सबके काम आए। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं किसी ऐसे स्टूडेंट का जिसे सुनने में परेशानी हो। यहाँ पर फोकस मल्टी सेंसरी कम्युनिकेशन पर चला जाता है, मतलब सीखने के लिए कई इंद्रियों का इस्तेमाल करना, जैसे विजुअल एड्स, सबटाइटल्स वाले वीडियोस, और हाँ, ये बहुत जरूरी है कि टीचर बात करते हुए स्टूडेंट्स की तरफ देखें ताकि लिप रीडिंग में आसानी हो। मतलब सिर्फ एक सेंस पर निर्भर न रहकर कई तरीकों से जानकारी दी जाए। तो अगर इस पूरी चर्चा से एक चीज हमें साथ लेकर जानी है तो वो ये है कि इंक्लूजन यानी समावेशन जिम्मेदारी को बच्चे से हटाकर सिस्टम पर डाल देता है। बात स्टूडेंट को बदलने की नहीं है, बात है एक ऐसा माहौल बनाने की, एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो उन्हें वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार हो जैसे वो हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये जो यूनिवर्सल डिजाइन और समावेशन के सिद्धांत हैं, क्या इन्हें सिर्फ स्कूलों तक ही सीमित रहना चाहिए? जरा सोचिए, अगर इन्हीं सिद्धांतों को हम अपने ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग्स में और अपने समाज में लागू करें तो हम सबके लिए कितनी ज्यादा समावेशी और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा की दुनिया के एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ क्लासरूम ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। विषय है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। और आज की हमारी सारी जानकारी एक YouTube क्लास से ली गई है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी पर केंद्रित है। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले समावेशी शिक्षा असल में है क्या और ये एकीकृत शिक्षा से इतनी अलग क्यों है? फिर हम इसके पीछे के बड़े मकसद और सिद्धांतों को देखेंगे, खास तौर पर यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग जैसी दिलचस्प चीज पर बात करेंगे। इसके बाद हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की दुनिया में उतरेंगे और खास तौर पर 2 शारीरिक अक्षमताओं पर गहराई से बात करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि इन बच्चों की मदद के लिए स्कूल और टीचर असल में जमीन पर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि समावेशी शिक्षा का असली मकसद बच्चों को सिर्फ एक छत के नीचे लाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके। ये समानता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को समाज की नींव में डालने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये हमें सिखाता है कि असली समानता सबको एक जैसा बनाने में नहीं बल्कि सबके अलग अलग होने का सम्मान करने में है। बिल्कुल। चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आने से पहले एक और शब्द बहुत चलता था, एकीकृत शिक्षा या इंटीग्रेटेड एजुकेशन। हाँ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। उसमें होता ये था कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य क्लासरूम में तो ले आया जाता था, लेकिन सिस्टम उनके लिए नहीं बदलता था। उन्हें ही जैसे तैसे उस सिस्टम में फिट होना पड़ता था। हाँ, और यही सबसे बड़ी विडंबना थी। हम कागज पर तो कह रहे थे कि हम बच्चों को एकीकृत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो खुद को हमारे बने बनाए ढांचे में ढाल ले। पाठ्यक्रम, सिखाने का तरीका, परीक्षा का पैटर्न, सब कुछ वैसा का वैसा ही। इसका नतीजा ये होता था कि बच्चा शारीरिक रूप से तो क्लास में मौजूद होता था, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से वो शिक्षा से जुड़ ही नहीं पाता था। यह ऐसा था जैसे किसी को दावत पर बुलाना पर उसके लिए खाने की मेज पर कुर्सी ना लगाना। क्या बढ़िया मिसाल है। तो यहीं पर समावेशी शिक्षा का विचार एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आता है। ये उस कुर्सी को लगाने से भी आगे की बात है ना? ये सिर्फ फिट इन करने के बारे में नहीं है। ये फिट इन करने के बारे में है ही नहीं, ये बिलोंग करने यानी अपनेपन का एहसास करने के बारे में है। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहाँ सिस्टम बच्चे के लिए बदलता है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं। इसका मूल मंत्र है सभी के लिए शिक्षा, और सभी का मतलब सचमुच सभी है। चाहे बच्चे की शारीरिक क्षमता कुछ भी हो, उसकी सीखने की रफ्तार कैसी भी हो, वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से आता हो। नई शिक्षा नीति 2020 भी इसी बात पर जोर देती है। वो कहती है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का हक है और उसकी पृष्ठभूमि इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो एकीकृत शिक्षा एक तरह का अधूरा काम था, जहां इरादा तो अच्छा था लेकिन तरीका गलत था। बिल्कुल। जबकि समावेशी शिक्षा उस काम को पूरा करती है, ये मानकर
कि समस्या बच्चे में नहीं, सिस्टम में है, जिसे लचीला बनाने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मानसिकता का बदलाव है। हम बच्चे को एक समस्या के रूप में देखना बंद कर देते हैं जिसे ठीक करना है, और सिस्टम की कमियों को देखना शुरू करते हैं जिन्हें सुधारना है। तो इस नई मानसिकता के साथ समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? ये जमीन पर क्या हासिल करना चाहती है? इसके कई बड़े और गहरे उद्देश्य हैं। सबसे पहला और साफ है, हर बच्चे को शिक्षा के समान अवसर देना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। जब अलग अलग तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो भेदभाव की दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वे किसी बोझ की तरह हैं या दूसरों से अलग हैं। वे देखते हैं कि उनके भी दोस्त बन सकते हैं, वे भी कुछ सीख सकते हैं। हाँ, और इसका असर सिर्फ उन बच्चों पर ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों पर भी पड़ता होगा। यकीनन। जब वो शुरू से ही अपने साथ किसी व्हीलचेयर पर आने वाले दोस्त के साथ पढ़ते हैं तो विविधता उनके लिए एक सामान्य बात बन जाती है, डरने या अजीब महसूस करने वाली चीज नहीं। सदर्थ, इससे उनमें सहानुभूति और सहयोग जैसे मानवीय मूल्य अपने आप विकसित होते हैं। और यही बच्चे जब बड़े होकर समाज का हिस्सा बनते हैं तो वे एक ज्यादा संवेदनशील और समावेशी समाज बनाते हैं। अच्छा। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं। इसमें एक बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण सिद्धांत है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, यानी यूडीएल, जिसे हिंदी में अधिगम का सार्वभौमिक अभिकल्प कहते हैं। यूडीएल, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, जैसे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हो। क्या ये वैसा ही कुछ है लेकिन सीखने के लिए? क्या बात है, आपने बहुत अच्छी तुलना की है। ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे एक आर्किटेक्ट रैंप इसलिए बनाता है ताकि व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी आसानी से अंदर आ सके, लेकिन उस रैंप का फायदा सामान ले जाने वाले को भी मिलता है और छोटे बच्चों के साथ आने वाले माता पिता को भी। लिए काम करे। इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण के कई माध्यम, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब जानकारी को सिर्फ एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीकों से पेश करना। जैसे कि सिर्फ लेक्चर देने के बजाय उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक वीडियो दिखाना, एक चार्ट का इस्तेमाल करना या शायद कोई 3D मॉडल दिखाना। एकदम सही, ताकि जो बच्चा सुनकर बेहतर सीखता है वो भी समझे और जो देखकर वो भी। अच्छा। दूसरा स्तंभ है संलग्नता के कई माध्यम, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी बच्चों की दिलचस्पी जगाने और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने के कई तरीके अपनाना। अच्छा, तो पहला है जानकारी देना, दूसरा है दिलचस्पी बनाए रखना, तो तीसरा जरूर इस बारे में होगा कि बच्चे ने जो सीखा है उसे वो दिखाए कैसे। बहुत बढ़िया, आपने तीसरा सिद्धांत खुद ही बता दिया। ये है अभिव्यक्ति के कई माध्यम, यानी बच्चों को ये बताने के लिए कई विकल्प देना कि उन्होंने क्या सीखा है। पारंपरिक तरीका सिर्फ लिखित परीक्षा है, लेकिन यूडीएल कहता है कि क्यों ना बच्चों को विकल्प दिया जाए। कोई बच्चा लिखकर अच्छा समझा सकता है, कोई बोलकर प्रेजेंटेशन दे सकता है, तो कोई शायद एक मॉडल बनाकर अपनी समझ जाहिर कर सकता है। तो मतलब यूडीएल सिर्फ विशेष बच्चों के लिए एक एड ऑन नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए सीखने को बेहतर बनाने का एक फाउंडेशनल रीडिजाइन है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या यह भारत के उन क्लासरूम में संभव है जहाँ एक टीचर पर 50-60 बच्चे होते हैं और संसाधन भी कम होते हैं? हर बच्चे के लिए इतने सारे विकल्प देना, ये व्यावहारिक रूप से कितना मुमकिन है? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है, और इसका जवाब है कि यूडीएल का मतलब ये नहीं है कि आपको हर बच्चे के लिए 40 अलग-अलग लेसन प्लान बनाने हैं। इसका मतलब है कि आप अपना एक ही लेसन प्लान इतना लचीला बनाएं कि उसमें स्वाभाविक रूप से कई विकल्प मौजूद हों। जैसे अगर आप मुगल वास्तुकला पढ़ा रहे हैं, तो आप लेक्चर दें, साथ में ताजमहल की तस्वीरें और एक छोटा वीडियो क्लिप भी दिखाएं। होमवर्क के लिए आप बच्चों को कह सकते हैं कि या तो एक पैराग्राफ लिखें, या एक ड्राइंग बनाएं, या क्लास में 2 मिनट इसके बारे में बोलें। अच्छा। आपने एक ही बार में तीनों सिद्धांत लागू कर दिए, और ये बहुत मुश्किल भी नहीं था। शुरुआत छोटे-छोटे बदलावों से होती है। ये तो सच में शिक्षा को बहुत लचीला और छात्र केंद्रित बना देता है। अब यहाँ बात असल में दिलचस्प हो जाती है जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN पर आते हैं। CWSN एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, आज हम खास तौर पर 2 शारीरिक अक्षमताओं पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ताकि हम उनके लिए दिए गए व्यवहारिक समाधानों को ठीक से समझ सकें। और इसमें पहली श्रेणी है अस्थि बाधित बालक,
या लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे। ये वे बच्चे होते हैं जिन्हें हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में समस्या के कारण चलने फिरने में कठिनाई होती है। अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों के लिए स्कूल को एक बाधा की जगह, एक स्वागत करने वाली जगह कैसे बनाया जाए। स्रोत में इसके लिए बहुत सीधी और व्यवहारिक बातें बताई गई हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है स्कूल को अभिगम्य या एक्सेसिबल बनाना, मतलब सीढ़ियों के साथ साथ रैंप का निर्माण करना। बिल्कुल, ताकि व्हीलचेयर का इस्तेमाल आसानी से हो सके। ये अभिगम्यता का सिद्धांत है, और ये सिर्फ रैंप बनाने तक सीमित नहीं है। और भी छोटे छोटे बदलाव हैं जो बड़ा फर्क ला सकते हैं। जैसे ऐसे बच्चों की क्लासरूम को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रखना, ताकि उन्हें रोज सीढ़ियां चढ़ने की जद्दोजहद न करनी पड़े। सही। और क्लास के अंदर उन्हें दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठाना, ताकि उनका आना जाना आसान हो। ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन ये उस बच्चे के आत्मसम्मान और सीखने के अनुभव पर बहुत गहरा असर डालती हैं। हाँ, और ये बात सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। अगर समाज में रैंप्स और एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है, तो स्कूल में दी गई शिक्षा और आत्मविश्वास का भी पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो स्कूल एक तरह से पूरे समाज के लिए एक मॉडल बन सकता है। खैर, चलने फिरने की सुविधा देना तो समझ आता है, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या जो क्लास में तो आसानी से आ सकते हैं पर टीचर को ठीक से सुन नहीं पाते? ये एक पूरी तरह से अलग चुनौती है। आपने सही पकड़ा। अब हम बात कर रहे हैं श्रवण बाधित बच्चों या हियरिंग इम्पेयरमेंट की। स्रोत के अनुसार इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक है पूर्ण बाधिता, जिसमें बच्चा बिल्कुल नहीं सुन सकता, और दूसरा है आंशिक बाधिता, जिसमें उसे सुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही स्थितियों के लिए हमारी रणनीति बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये समावेशी शिक्षा का निचोड़ है। एक ही लेबल के अंदर भी हर बच्चे की जरूरत अलग है। तो आंशिक बाधिता वाले बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? जिनके लिए आवाज की दुनिया पूरी तरह खामोश नहीं है, बस थोड़ी धुंधली है। उनके लिए पहला और सबसे कारगर उपाय है सही हियरिंग एड्स का प्रयोग। इसके अलावा क्लासरूम में छोटे छोटे बदलाव बहुत मदद करते हैं। शिक्षक थोड़ा तेज और साफ बोल सकते हैं और बच्चे के पास जाके बात कर सकते हैं। एक और बहुत मजेदार तकनीक है जिसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या टीपीआर कहते हैं। टीपीआर, ये क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आप किसी बच्चे को कूदना शब्द सिखा रहे हैं। सिर्फ कूदो कहने के बजाय आप कूदो बोलते हुए खुद कूद के दिखाते हैं। बच्चे ने शब्द सुना, उसकी ध्वनि को एक्शन के साथ जोड़ लिया। यही टीपीआर है। इसमें बोलने के साथ साथ हाव भाव और शारीरिक क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यह सुनने के साथ साथ देखने और करने को भी जोड़ देता है। ये तो बहुत ही स्वाभाविक तरीका लगता है सीखने का। और उन बच्चों का क्या जो बिल्कुल नहीं सुन सकते, यानी पूर्ण बाधिता वाले बच्चे, उनके लिए तो ये तरीके शायद काफी ना हो। उनके लिए हमें अपनी रणनीति पूरी तरह बदलनी पड़ती है। हमें उनकी दूसरी इंद्रियों, खासतौर पर देखने की क्षमता पर निर्भर करना होता है। यहाँ दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स बहुत काम आते हैं, खासकर ऐसी वीडियोस जिनमें सबटाइटल्स या कैप्शन हों, ताकि बच्चा पढ़कर तो समझ सके। बिल्कुल। और साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना तो सबसे जरूरी है ही। और लिप रीडिंग यानी होठों को पढ़कर समझना, वो भी एक विकल्प है ना? हाँ, ओष्ठ पठन यानी लिप रीडिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए शिक्षक की तरफ से भी थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। जैसे पढ़ाते समय क्लास में घूमते रहने के बजाय बच्चे के ठीक सामने खड़े होकर निर्देश देना, ताकि बच्चा उनके होठों की मूवमेंट को साफ साफ देख सके। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये उस बच्चे के लिए सीखने और न सीखने के बीच का फर्क बन सकती हैं। स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती का जिक्र है। इन बच्चों को अक्सर उच्चारण में, मतलब शब्दों को सही बोलने में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक स्वाभाविक परिणाम है। सोचिए, हम और आप शब्दों का सही उच्चारण कैसे सीखते हैं? सुनकर। हाँ, सुनकर। हम बचपन से लोगों को पानी बोलते हुए सुनते हैं, इसलिए हम पानी बोलना सीख जाते हैं। जब कोई बच्चा उस शब्द की सही ध्वनि को कभी साफ साफ सुन ही नहीं पाता, तो उसके लिए उसे सही तरीके से बोलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसलिए शिक्षक को बहुत धैर्य रखना होता है और उन्हें सही उच्चारण सिखाने के लिए विजुअल तरीकों का इस्तेमाल करना होता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही है कि समावेशी शिक्षा सिर्फ कुछ बच्चों को स्कूल में दाखिला दे देना नहीं है। ये शिक्षा के पूरे ताने बाने को बदलने का एक नजरिया है, एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जो हर बच्चा,
चाहे उसकी ज़रूरतें कुछ भी हों, ये महसूस करे कि वो इस क्लास का एक अहम हिस्सा है और वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। हमने एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच का बुनियादी फर्क समझा और देखा कि कैसे यूडीएल जैसे सिद्धांत सिर्फ विशेष बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर बच्चे के लिए सीखने को बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। आज हमने उन शारीरिक अक्षमताओं पर बात की जो ज्यादातर दिखाई देती हैं, जैसे चलने या सुनने में कठिनाई। लेकिन उन अक्षमताओं का क्या जो अदृश्य हैं, जैसे सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म या बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो सिद्धांत आज हमने सीखे हैं, जैसे यूडीएल और हर बच्चे की जरूरत को समझना, वे इन बच्चों के लिए कैसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें सतही अवलोकन से कहीं ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है।